हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। तो मास्टर कैडर सोशल स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स के लेक्चर नंबर 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सो मेरा लेक्चर लाइव हो चुका है। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल ठीक आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हमारे साथ अभी निशा देवी, हरमिंदर सिंह, मनप्रीत, मनदीप, करमजीत, वीरेंद्र, ऋचा, धामीजा, गीता, मीनाक्षी, रविंदर, करमजीत, शीनू, निशा, रमन, बलविंदर, सैम, हैप्पी, रविंदर, वीरपाल, किरण पाल, ये सब स्टूडेंट्स लाइव है। वेलकम यू ऑल। आज बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज के टॉपिक का नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति। ये हमारा आज का टॉपिक है। कल सैटरडे को मैं आप लोगों को टॉपिक करवाने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम होगा आप लोगों का पंचशील का समझौता। ठीक है, पंचशील का समझौता। कल फ्राइडे है क्या? हाँ, फ्राइडे को, सॉरी। तो पंचशील के समझौते को कल हम लोग पढ़ेंगे। कल हमारे 2 बड़े चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। सो आज आप लोगों का हिस्ट्री का लेक्चर भी रिकॉर्डेड है। सर ने पहला लेक्चर लगाया आज आप लोगों का। सर काफी सालों से वेरियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिस्ट्री टीच कर रहे हैं। सतपाल सर इनका नाम है। हिस्ट्री के डायनेमिक टीचर हैं। एंशियंट हिस्ट्री से आज इन्होंने शुरुआत की है। पहला लेक्चर उनका रिकॉर्ड हो चुका है। सो आज वो अपलोड हो जाएगा। क्योंकि भारत अभी नया नया डिजिटल बन रहा है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पहली बार लेक्चर लगा रहे हैं। थोड़ा 2-3 दिन थोड़ा सा हैंड राइटिंग का हल्का सा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, वैसे अच्छी प्रैक्टिस कर ली उन्होंने, वो रहेगा। उसके बाद वो भी अपनी तरह कंफर्टेबल हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। सो मेरे लेक्चर के बाद आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करके उसका लिंक दे दूंगा। हिस्ट्री के नोट्स बनाने भी शुरू कर देना। और 2-4 दिन के बाद आप अपना टाइम सेट करेंगे। 4 बजे से 7 बजे के बीच बीच के टाइमिंग रख लेंगे फिक्स, जिसमें आप डेली लाइव लेक्चर कंडक्ट किया करेंगे। ठीक है। चलो अब करें क्या पढ़ाई शुरू आज की? चलो, हाँ जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ना थ्योरी का सा, ऐसे ज्यादा आंकड़े उकड़े नहीं है इसमें, ये थ्योरी का टॉपिक है। सो इस टॉपिक का नाम है गुट निरपेक्ष नीति। सुंदर सी हेडिंग दे दो, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो। NAM। NAM को नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है, जिसे आप हिंदी पंजाबी में क्या बोल सकते हो? इसका हिंदी पंजाबी में नाम है गुट निरपेक्ष नीति। गुट निरपेक्ष नीति, ये हमारे टॉपिक का नाम है। सो स्टूडेंट्स, ये कहानी है उन दिनों की जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, पर दुनिया में अमेरिका और रशिया के सींग फिर भी भिड़े हुए थे आपस में। और उन दोनों में चल रही थी कोल्ड वार। क्या चल रही थी? कोल्ड वार। कोल्ड वार एक ऐसी वार होती है जिसमें आमने सामने के युद्ध नहीं होते, पर बाकी सारे हथकंडे अपना दिए जाते हैं। तो उस वक्त बेसिकली धरती 2 गुटों के अंदर बटी हुई थी। एक गुट जिसे USSR का गुट कहा जाता था। ठीक है, ये पुराना नाम है रशिया का। उसके बाद जब रशिया का विघटन हुआ तो आज उसे रशिया कहा जाता है, पहले USSR कहा जाता था। और दूसरा गुट हुआ करता था अमेरिका का। अमेरिका का गुट वेस्टर्न गुट कहलाता था और रशिया का गुट ईस्टर्न गुट जो है वो कहलाता था। ठीक। सो दुनिया 2 गुटों में ना बटे। ठीक है, दुनिया 2 गुटों में ना बटे। अब ये 2 शक्तिशाली देश थे जो आपस में जिनकी बनती नहीं थी। तो दुनिया में क्या हुआ कि बाकी सभी देश कुछ अपने इसको पसंद करने लग गए, कुछ इसको पसंद करने लग गए। अब होता क्या है कि जो रशिया का दोस्त बन गया, अमेरिका उसका नेचुरली दुश्मन बन गया। और जो अमेरिका का दोस्त बन गया, रशिया उसका नेचुरली दुश्मन बन गया। मतलब दुश्मन का दोस्त दुश्मन। अगर 4 बंदे हैं उधर और उनमें से एक के साथ हमारी नहीं बनती तो चारों से नहीं बनती फिर। तो इस प्रकार दुनिया 2 गुटों में ना बट जाए, इससे फिर दुनिया में झगड़े फसाद तैयार होते हैं। इसी का तोड़ निकालने के लिए दुनिया में नॉन अलाइंड मूवमेंट का गठन किया गया। नॉन अलाइंड मूवमेंट धरती के 120 उन देशों का संगठन है जिन्होंने ये कहा
कि ना भाई ना तो हमें रशिया की फेवर लेनी और ना हमें अमेरिका की फेवर लेनी, हमें तो अलग ही रखो, हमें किसी गुट गुट में नहीं पड़ना। जैसे दुनिया में दो लाइनें बट जाती है ना, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो ये वो देश है जो कह रहे हैं कि भाई ना तो हमने इस पे चलना ना इस पे चलना, हमें आराम से जीन दो आप लोग। तो ये कौन से देश है? इन्हें नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति, इसी को कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी में चलेगा टॉपिक, पर जितने भी एमसीक्यू इसमें से बन सकते हैं वो मैं साथ के साथ आप लोगों को नोट डाउन भी कराता जाऊंगा। सो NAM ये बेसिकली एक मंच है, मंच मतलब प्लेटफॉर्म है। NAM एक ऐसे तरह का प्लेटफॉर्म है जहां धरती के 120 विकासशील देश, कितने? धरती के 120 विकासशील देश जो हैं वो फॉर्मली अलाइंड हुए हैं, वो फॉर्मली अलाइंड हुए हैं। फॉर्मली अलाइंड मतलब आपस में जुड़े हैं, ताकि वो मेजर पावर ब्लॉक जो है धरती के, जो सबसे शक्तिशाली देश जो है, उनके साथ ना जुटे और उनकी मनमानियां दुनिया में ना चलती रहे। तो अल्टीमेटली इसका फायदा क्या होगा कि ये 120 विकासशील देश जो है, इन 120 विकासशील देशों के इंटरेस्ट बचे रहेंगे और इनकी प्रायोरिटीज जो है वो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि ये 120 जो विकासशील देश जिन्होंने ये संगठन बनाया, ये 120 विकासशील देश जो है, इन्हें विकसित देशों ने बहुत सालों तक लूटा है। तो ये चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, हमें किसी गुट में नहीं पड़ना, हमें अपने इंटरेस्ट और अपना विकास करना है। ठीक है, तो इन्होंने अपने इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज को बचाने के लिए ये स्टेप जो है उठाया। आप कह सकते हो कि धरती पर यूएनओ के बाद, धरती पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद, दुनिया में यूएनओ के बाद ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है जिसमें 120 देश हैं। यूएनओ में 193 देश हैं और नॉन अलाइंड मूवमेंट में टोटल कितने देश हैं? इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो है 120। ठीक, सो अब मैं आप लोगों के सामने लिखना चाहूंगा कि इसका बेसिकली इसको ये हेडक्वार्टर नहीं बोलते हैं, ये इसको अपना कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो बोलते हैं, कि जहां से हम सारा काम चलाते हैं। वो इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में बना रखा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष नीति में कितने देश मेंबर हैं, आप बताओगे 120 देश मेंबर है। 17 देश एज ए ऑब्जर्वर काम करते हैं इसके लिए कि ये क्या काम कर रहे हैं, और इससे अलग 10 जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, जो NAM के लिए ऑब्जर्वर का काम करते हैं। लिखते जाओ मेरे साथ साथ बढ़िया से। टॉपिक की आत्मा आप लोगों को सारी समझ आ चुकी है अच्छे से। अब आप लोग इसको नोट डाउन करते जाओ। तो धरती के 120 देश इसके मेंबर हैं, 17 देश इसके ऑब्जर्वर हैं, 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं वो इसके ऑब्जर्वर हैं। मतलब इतने सारे ऑब्जर्वर हैं जो इसको देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। हेलो हेमराज, जुबी नूर, हैप्पी रानी, गीता, कुलवंत, निशा देवी, प्रदीप सिंह, वेलकम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लिया? थ्योरी का सा टॉपिक है, इसमें से आप 25-30 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो एमसीक्यू के, वो आंकड़े इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, गुरविंदर सिद्धू, वेलकम। ठीक, अब धरती का कौन सा देश इसको चेयर कर रहा है? चेयर मतलब जहां इसकी मीटिंग वगैरह कराई जाएगी। ये पीरियोडिक लेवल के ऊपर अलग अलग कंट्रीज चुने जाते हैं, तो इसको चेयर किया अजरबैजान नामक कंट्री ने, और इसका जो चेयरमैन है, चेयरमैन वो कौन है? वो है इल्हाम आलवी। ये व्यक्ति एट प्रेजेंट चेयरमैन है। किसका? वो मैंने आप लोगों को बता दिया, गुट निरपेक्ष नीति वाले इस संगठन का। 3 तारीखें आपने जरूर याद रखना है। इन 3 तारीखों से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो साथ साथ बढ़िया से? बहुत बढ़िया।
3 तारीखें आप लोग याद रखोगे। तो ये गुट निरपेक्ष नीति की जो मूवमेंट है, इसका बेसिकली शुरुआत कहां से हुई, इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसकी बिगिनिंग कहां से हुई है, किस पॉइंट पर। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे मैं एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस बोलता हूं। एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कहाँ हुई थी? BANDUNG, बंधंग नामक जगह पर, जो इंडोनेशिया के अंदर है। यहां 1955 में सबसे पहली बार इसकी बात की गई थी। बात समझ लग रही है? इस मूवमेंट की शुरुआत, जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है, इस मूवमेंट की शुरुआत एशिया अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस में हुई थी सबसे पहली बार। कहां? इंडोनेशिया में 1955 में। ठीक, ये पहली तारीख आपने याद रखनी है। ऐसी 3 तारीखें बता रहा हूं। उसके बाद पहली कॉन्फ्रेंस हुई, पहली नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई इसकी कायरो कंट्री के अंदर। और ये कब थी? 5 से लेकर 12 जून के अंदर हुई, 1961 ईस्वी के अंदर। ठीक है। और उसके बाद अलग अलग रीजन से इनवाइट किए गए 25 देश और गठन कर दिया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट के सिद्धांतों का सितंबर 1961 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है, इसकी शुरुआत कौन से साल में हुई? आप बताओगे सन 1961 ईस्वी के अंदर, 1961 में। और तब ये फाइनल इसकी जो बैठक है वो बेलग्रेड नामक जगह के ऊपर हुई थी। बेलग्रेड एक ऐसी जगह है जो सर्बिया की राजधानी है। ये 3 तारीखें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। गुट निरपेक्ष नीति। दुनिया के सभी विकासशील, पिछड़े हुए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो बेचारे नए नए आजाद हुए हैं या अभी आजाद होने वाले हैं, ऐसे देशों ने अपना एक अलग ही समूह बना लिया कि कहीं इन बड़े बड़े शक्तियों की ताकतों के चक्कर में हम लोग ना मारे जाएं या हमें नुकसान ना हो जाए। उन्होंने अपनी एक अलग संगठन बनाया और बेसिकली इसमें सारे विकासशील देश हैं, सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सारे एमर्जिंग जो है इकोनॉमीज हैं, और जिन्हें सदियों से लूटा गया वो सारे हैं। ठीक। अब आप लोगों के सामने एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस संगठन की शुरुआत या फाउंडर मेंबर किसे कहा जाता है। तो इस तरह से डब्बा सा बना के आप लिख सकते हो कि आखिरकार ये किसके दिमाग की खोज थी? क्रिएटेड बाय, इसको क्रिएट किसने किया? नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति आखिरकार किसके दिमाग की खोज थी? एक है हमारा प्यारा भारत, दूसरा है युगोस्लाविया। बेसिकली तो ये 2 देश थे सबसे आगे मंच पे जो खड़े थे ना, जिन्होंने कहा था कि इसको बनाओ, वो एक तो भारत है और एक युगोस्लाविया है। ठीक। उसके बाद तीसरा कंट्री जो है वो है इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। चौथा है घाना देश और पांचवा है इंडोनेशिया। ये जो 5 देश हैं, बेसिकली इन्हें क्रिएटर माना जाता है गुट निरपेक्ष नीति के संघ का। ठीक है। गुट निरपेक्ष नीति जो है उसका फाउंडर मेंबर, आप ये कह सकते हो कि ये 5 देशों को इसका फाउंडर मेंबर माना जाता है। इन 5 देशों में सबसे पहले ये बात चली कि हमें इस गुटों से बचना है। 2 बड़ी बड़ी शक्तियां जो आपस में भिड़े खड़ी हैं, आपा इनके चक्कर में लुट जाएंगे, अपने को अलग संगठन बना लेने चाहिए। तो इन 5 देशों की ये मेहनत थी, जिसमें भारत और युगोस्लाविया की मेहनत सबसे ज्यादा थी। ठीक है। ये 2 कंट्रीज का सबसे अहम रोल था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला तारा बनाओगे और आप लिखोगे कि ये जो शब्द है, कौन सा शब्द? नॉन अलाइंड।
ये जो शब्द है ALIGNED, ये जो शब्द है नॉन अलाइंड, इसे सबसे पहली बार किसने यूज किया? क्वेश्चन आ सकता है। ये यूज किया गया था एक भारतीय द्वारा, वी के कृष्णा मेनन द्वारा। वी.के. कृष्णा मेनन द्वारा इसे सबसे पहली बार यूज किया गया। कहां यूज किया गया? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर 1953 के अंदर इसको यूज किया गया, और उसके बाद 1956 के अंदर इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यूज किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहा जाता है, क्योंकि ये कश्मीर से बिलोंग करते थे, ये कश्मीरी पंडित होते थे, इसीलिए इनके नाम के आगे पंडित लगता है। ठीक है, तो ये जो शब्द है नॉन अलाइंड, ये सबसे पहली बार वी.के. कृष्णा मेनन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 1953 में यूज किया गया। उसके बाद 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस शब्द को यूज किया, और यूगोस्लाविया, भारत, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया ही वो 5 देश हैं जिन्होंने इस संगठन को बनाने में सबसे ज्यादा दुनिया को जोर लगाया। ठीक, यहां तक कहानी समझ लगी सबको? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये जो 20 देश हैं, इसमें अफ्रीका के 53 है, एशिया के 39 है, 26 लैटिन अमेरिका के हैं, 2 यूरोप के हैं। ऐसा ब्रेकअप आपको लिखने की इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो नाम नॉन अलाइड मूवमेंट का गठन 1961 आप लोग बताओगे। ठीक, नेक्स्ट, अब बहुत बढ़िया पॉइंट, आखिरकार पर्पस क्या था? दुनिया में सारों ने पूछा कि आप ऐसी गुट निरपेक्ष नीति बना रहे हो, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? 4 लाइनों में इसका पर्पस समझाया गया। हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे देश, जो नेशनल इंडिपेंडेंस हमें मिले, हमें आजादी मिले, हमें नेशनल इंडिपेंडेंस मिले। ये जो 120 देश थे, इनके ऊपर लगभग जैसे अपने इंग्लैंड ने राज कर रखा था, या रशिया ने राज कर रखा था, पुर्तगालियों ने राज कर रखा था, भाई हम सबको आजाद रहना है, सिंपल सी बात है। इसीलिए हमारा पहला पर्पस तो ये है। दूसरी ये है कि हमें अपनी प्रभु सत्ता में जीना है। प्रभु सत्ता को इंग्लिश में सोवरेनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोवरेनिटी कहा जाता है। क्या होता है प्रभु सत्ता? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत एक सोवरेनिटी वाला देश है, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। प्रभु सत्ता का मालिक होता है, हम अपने मालिक खुद हैं। दुनिया में कोई भी देश भारत के ऊपर नहीं है, और दुनिया में कोई भी देश भारत के नीचे नहीं है। हम भला ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कानून बना सकते हैं। इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, हम अपने मालिक खुद हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक हम अपने व्यक्तियों को खुद चुनते हैं, और वो समय समय के बाद बदले जाएंगे। तो सबकी प्रभु सत्ता कायम रहे। इस गुट को क्यों बनाया गया? ताकि इंटीग्रिटी रहे, एकता रहे और सिक्योरिटी रहे। जैसे डर सताता था ना पहले कि ये हमला कर देगा, वो हमला कर देगा, ऐसे नहीं, सिक्योरिटी रहे, इंटीग्रिटी रहे। किन सब चीजों से ये सब चीजें अचीव हो सकती है? एक तो अगर हम सारे इकट्ठे होंगे तो जो कॉलोनियां बनती थी ना इंग्लैंड की, उसके खिलाफ, और एक रेसिज्म। अब धरती पर 71 साल पीछे चल जाओ, तो 71 साल पीछे अगर जाओगे तो क्या तांडव मचा हुआ था धरती पर। एक तो ये बड़े बड़ी शक्तियां छोटे छोटे देशों पर, या जो शक्तिशाली देश नहीं थे उन पे कब्जा कर लेते थे। जैसे भारत का भी इतिहास ऐसा ही रहा है। भारत के सारे आसे पासे वाले हमारे जितने पड़ोसी हैं वो भी सब हमारे ही होते थे, और उनका भी इतिहास यही रहा है। इनफैक्ट कनाडा भी उनके कब्जे में था, ऑस्ट्रेलिया भी उनके कब्जे में था, और इंग्लैंड गर्व से कहता था कि मेरा सूरज कभी डूबता नहीं है धरती पर, पूरी धरती के 50 के लगभग देशों पर मेरा कब्जा है, वो सब मेरी कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों के खिलाफ NAM बना था कि अब नहीं बनने देनी ये कॉलोनियां से इनकी। और रेसिज्म, धर्म, जाति, भाषा, लिंग और रंग रूप के आधार के ऊपर जो धरती पर भेदभाव किए जाते थे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम कॉलोनियों के खिलाफ रहेंगे, हम रेसिज्म के खिलाफ रहेंगे, तभी हमारी इंटीग्रिटी रह सकती है, तभी हमारी सिक्योरिटी रह सकती है, तभी हम अपने मालिक खुद बनेंगे, तभी हम आजाद रहेंगे। और यह तभी संभव है जब हम सब बनाएंगे
नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति। तो गुट निरपेक्ष नीति का अल्टीमेट ये पर्पस था जो आप लोगों ने देखा। ठीक, एक आंकड़ों के अनुसार अगला पॉइंट आप लिखो, एक आंकड़ों के अनुसार आज गुट निरपेक्ष नीति के जो देश हैं वो 2/3 ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर है। धरती की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, पर उन 193 देशों में से 120 देशों ने अपना अलग संगठन बना रखा है। तो आप कह सकते हो कि लगभग 66% कंट्रियां यूएन की जो है वो NAM के अंदर आती है, और धरती की लगभग 54% आबादी जो है वो NAM कंट्रीज की है। गुट निरपेक्ष नीति वाली देशों के पास धरती की 54% आबादी है, 66% इनके पास जो है वो देश है। ठीक, अब अगला पॉइंट, 5 सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 5 सिद्धांत इन्होंने बनाए। 120 देशों का संगठन बन गया। अब इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ड्राइव किए हैं। 5 प्रिंसिपल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग हेडिंग लिखोगे कि NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष नीति के 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? 5 सिद्धांत कौन से हैं? वो पांचों सिद्धांत मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जितने भी देश 120 देश आज NAM के अंदर है, और वो 120 के 120 देश इन पांचों सिद्धांतों की पालना करेंगे। वो पांचों सिद्धांत 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत लिखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूजे की कदर करांगे। MUTUAL, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूजे की असी कदर करांगे कि आपकी प्रभु सत्ता कायम रहे, हमारी भी प्रभु सत्ता काम जो है कायम रहे, आपकी भी सिक्योरिटी रहे, हमारी भी सिक्योरिटी रहे। 120 कंट्रीज रिस्पेक्ट करेंगे प्रभु सत्ता को, सिक्योरिटी को। ठीक है, कि अभी जैसे मान लो दुनिया में ऐसे बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी है ही 5 लाख। कितनी आबादी? 5 लाख। भारत में तो रोज 5 से 10 लाख बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसा बड़ा देश किसी छोटे देश को कब्जा ही ना कर बैठे कहीं, तो ऐसा नहीं करना अपनों ने। कोई छोटा है अगर आबादी में, एरिया में, तो ये नहीं कि आप उसके ऊपर जोर जबरदस्ती कर लेंगे, आप एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। अब भारत के ऊपर भूटान है ना, भूटान की आबादी 5 लाख की है, भारत के पास तो फौजी 13 लाख है, बताओ। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग कल को भूटान को अपना कोई स्टेट बना लेंगे जबरदस्ती। नो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग एक दूसरे की। आप भी अपने मालिक हो, हम भी हमारे मालिक हैं। ठीक है, और हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसी के घरेलू कामों में। कोई भी देश का जो घरेलू काम है, इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, घरेलू काम में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब हम 120 देश हैं, अगर किसी का कोई इंटरनल रोड़ा है तो मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा। जैसे अभी तुर्की ने किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर तुर्की के प्रधानमंत्री आए, और चलो तुर्की पाकिस्तान अपने रिश्ते बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है, हमें उससे आपत्ति नहीं है। पर जब तुर्की का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सदन में यह बोलता है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के साथ भारत सरकार अन्याय कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो आप किसी के घरेलू कामों में दखल दे रहे हो। पहले सारे इतिहास को देखो, भारत सरकार की तरफ से यही जवाब गया उनको, तुर्की को। भारत सरकार ने तुर्की को कहा कि भाई तुर्की, आप ऐसे बोलने की बजाय पहले पढ़ो जम्मू कश्मीर का मैटर क्या था, और दूसरी बात, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करो, और अगर जारी करनी भी है तो कम से कम सही जारी करो, पहले स्टडी तो करो। तो इस प्रकार कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और सारे के सारे देश इक्वालिटी, बराबरता के साथ होंगे, और म्यूचुअल बेनिफिट से आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे की मदद कर करके हम आगे बढ़ेंगे, और हम सब बराबर होंगे। कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम सभी पीसफुली
शांतिपूर्वक ढंग से अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। कोएग्जिस्टेंस मतलब अब जैसे मेरे साथ आसे पासे 7-8 देश चिपके हुए हैं, तो भाई मेरे को उनकी भी शांति रखनी है और मुझे अपने में भी शांति रखनी है। ये सोच वो लोग भी रखें तो हम लोग पीसफुली वो रहें। और पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या था कि हम लोग म्यूचुअल नॉन अग्रेशन रहें। एक दूसरे पे गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे पे हमला नहीं करना, है ना। छोटी छोटी बातों पे ये नहीं कि मैं तोप चला दूंगा, गोला चला दूंगा, परमाणु बम गिर दूंगा, ये म्यूचुअल अग्रेशन नहीं रखना। ये 5 सिद्धांत थे इन 120 देशों के। ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के ऊपर पूछा जाता है सम टाइम क्वेश्चन, क्योंकि ये थ्योरी का टॉपिक है। घुमा फिरा के अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार सुना होगा तो कम से कम आपको ध्यान में रहेगा। और दूसरी बात, मुझसे पढ़ने के बाद अगर आप इस टॉपिक को और गहराई से पढ़ना चाहो तो फिर आपका एक बेस बन जाता है, फिर आप उसको सेल्फ स्टडी भी करो तो आपको मजा आएगा पढ़ के। ठीक, अब आ जाओ जी सम्मेलनों पे इसके, समिट्स। अब ये भी सम्मेलन करते हैं, सारे 120 देश आएंगे, सम्मेलन करेंगे। आओ इसमें बढ़िया बढ़िया मजेदार बातें पढ़ेंगे। अब आप देखो, सो नेक्स्ट है समिट्स, SUMMITS, समिट्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति के सम्मेलन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब तो इसका सबसे पहला सम्मेलन 120 देशों ने अपना पहला सम्मेलन 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर को 1961 में किया, जब इनका गठन हुआ था। और कहां हुआ था? युगोस्लाविया में हुआ था। ये एक देश का नाम है। तो यहां पहला सम्मेलन हेल्ड किया गया। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का भारत में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो भारत में इसका 7वां सम्मेलन हुआ था, जो कि 7 से लेकर 12 मार्च को था 1983 में। ये साल याद रखना। अगर भारत में पूछ लेते हैं कि इसका सम्मेलन कब हुआ था, एक ही हुआ है, 7 से 12 मार्च 1983 तक। और ये सम्मेलन कराया था हमारे प्यारे भारत ने। ठीक, उसके बाद इसका लास्ट सम्मेलन 19वां सम्मेलन हुआ है, जो कि अभी आज से 3-3.5 महीने पहले था, 25-26 अक्टूबर को था, 2019 के अंदर हुआ है। और ये हुआ है अजरबैजान कंट्री के अंदर, अजरबैजान कंट्री में हुआ है लास्ट सम्मेलन। ठीक है, तो आप एक तो ध्यान रखोगे, पहला सम्मेलन, एक भारत का सम्मेलन और एक लास्ट सम्मेलन अभी इस साल का होना बाकी है, ये हो चुका है। ठीक है, लिख लिया जी सबने, सुंदर सुंदर बना लिया सबने, चले आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सारे जने लगे हैं धड़ाधड़ नोट्स बनाने के लिए, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट ने अपनी 50वीं सालगिरह बनाई है। 50वीं सालगिरह बनाई है कौन से साल में? 2011 के अंदर। सम्मेलन था 5 और 6 सितंबर के अंदर, और ये बेलग्रेड के अंदर ही हुआ था। कौन सी जगह है? बेलग्रेड के अंदर 2011 के अंदर, क्योंकि 1961 में बना था तो 2011 में 50 साल हो गए, है ना। तो 50 साल इन्होंने अपने पूरे किए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि भारत के कितने लोग इसमें चेयरपर्सन रहे हैं। अभी आपने देखा ना वो चेयरपर्सन, वो जिसके नाम हम लोगों ने लिखे थे, भारत के कितने लोग चेयरपर्सन रहे हैं? तो ये हम लोग लिख लेते हैं, भारत के 2 व्यक्ति ही चेयरपर्सन रहे हैं। ठीक है, भारत के अंदर तो ये कहां हुआ? एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, वैसे मैंने नोट नहीं किया, पर मैं 100% श्योर हूं कि ये दिल्ली में ही हुआ होगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी इसको चेक कर लेना, इसको ये गूगल में सर्च करना, आपके सामने आ जाएगा। वैसे दिल्ली निकलेगा 100%। तो भारत के कितने लोग इसके चेयरमैन रहे हैं? 2 लोग। पहले का नाम है नीलम संजीव रेड्डी, ये चेयरमैन रहे नॉन अलाइंड मूवमेंट के 1983 के अंदर। और यानी जैल सिंह ये मेंबर रहे
1983 से लेकर 1986। हाँ जी, देखो नई दिल्ली है, वीरेंद्र कौर ने रिप्लाई किया है, बिल्कुल ठीक है, ये नई दिल्ली में ही हुआ था। सो 1983 से लेकर 1986 और 1983, ठीक है। सो ये दो जो है व्यक्ति चेयरमैन रह चुके हैं किसके, भारत की तरफ से नॉन अलाइंड मूवमेंट के। देशवासियों एक बात आप सारे जरूर याद रखना, क्योंकि हर बार जब भी इनका सम्मेलन होता है तो उसका एक थीम डिजाइन किया जाता है। इस बार 2019 का जो थीम था वो आप लोगों ने याद रखना है। 2019 का थीम कौन सा था वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, थोड़ी लंबी सी लाइन है पर लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है। करंट जीके 6-7 क्वेश्चन आते हैं आपको करंट जीके के, ये आ सकता है आपको, थीम पे खूब क्वेश्चन बनते हैं। सो लिख लो बढ़िया सा। इस बार का 2019 का जो NAM समिट हुआ था अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले, उसका थीम था अपहोल्डिंग द बंडूंग प्रिंसिपल, जहां से ये शुरू हुआ था। प्रिंसिपल्स होता है सिद्धांत, टू एंश्योर कंसर्टेड एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्स टू चैलेंज ऑफ कंटेम्परेरी वर्ल्ड। लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो, कुछ चीज ना भी समझ लगे ना लिख लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम आएगी, इसको समझाता हूं मैं आपको। कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ये कहते हैं कि हमने जो नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी उसके जो सिद्धांत उस वक्त रखे थे, आज उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में, क्योंकि आज दुनिया में फिर से ध्रुवीकरण होता जा रहा है, फिर से दुनिया जो है वो ताकतों में और शक्तियों में बढ़ती जा रही है, और हमें उन्हीं सिद्धांतों को पाल के रखने की एक बार फिर से जरूरत है। अब मैं आपको यह बताता हूं स्टूडेंट्स कि भारत का आज इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है। बड़ी बात कि भारत का अब धीरे धीरे इसमें से इंटरेस्ट मतलब खत्म हो रहा है। अब इसको सुन लो आप लोग ध्यान से, क्या कारण है। स्टूडेंट्स आप लोगों के सोशल स्टडी में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से कोई भी 2 करने होते हैं। तो इकोनॉमिक्स की क्लास अकीदा मैडम ने शुरू की है, इंडियन पॉलिटिक्स मैंने शुरू कर दी है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट आज से जो है वो सतपाल सर ने शुरू कर दिया है, लास्ट सब्जेक्ट रहा है ज्योग्राफी का, वो भी आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। अभी एक बार मैं हिस्ट्री स्टार्ट करा दूं अच्छे से, मेरे MCQ भी शुरू हो जाए, उसके बाद आप ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, चिंता मत करो। वैसे तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट बहुत कम है, 2-3 ही है, बट स्टिल आप इसको जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आगे है, ये बात ध्यान रखना कि जब भी नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष नीति की मीटिंग होती है तो भारत तो हमेशा ही उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, अंटिल 1970 तक। 1970 तक भारत का इसमें पूरा इंटरेस्ट था, पर 1970 के बाद भारत का इसमें से धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होना स्टार्ट हो गया। 1970 तक तो भारत ने पूरा इंटरेस्ट लिया, पर 1970 के बाद भारत जो है वो रशिया की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, भारत और चाइना के युद्ध में हमेशा रशिया ने हमारी मदद की है। गुट निरपेक्ष नीति हमारे काम ही नहीं आ रही, क्या करें हम लोग। आखिरकार मुसीबत के अंदर ये बड़ी बड़ी पावरें हमारे काम आई, रशिया हमारे काम आया, रशिया भारत के करीब आ गया, और जब भारत धीरे धीरे रशिया की तरफ खिसकने लगा तो गुट निरपेक्षता से अपने आप ही धीरे धीरे दूर होने लगा, क्योंकि जो छोटे छोटे देश गुट निरपेक्ष में थे वो भारत को देख रहे थे यार कि भारत हमें जो है इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा NAM के अंदर, वो तो धीरे धीरे रशिया के करीब होता जा रहा है, रशिया का बेली बनता जा रहा है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया 1991 आ गया, देश में LPG मॉडल आया। सरदार मनमोहन सिंह जी भारत के उस वक्त वित्त मंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री थे, और 1999 में PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया पूरी दुनिया के लिए। उस मॉडल को कौन सा मॉडल कहा जाता है? LPG मॉडल कहा जाता है।
एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। पूरे विश्व के साथ भारत की इकोनॉमी को जोड़ा जाए, ऐसा मॉडल भारत में 1991 के अंदर आया। कहते हैं भारत माता आजाद हुई सन 1947 में, लक्ष्मी माता आजाद हुई 1991 में, और सरस्वती माता आजाद हुई 2005 में। क्योंकि 2005 के अंदर जब राइट टू एजुकेशन वाला बिल बना, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, तो 2005 में सरस्वती माता आजाद हुई। और जब मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया कि आजो भारत आजो बिजनेस करने के लिए, और भारतीय बच्चों को कहा कि फैल जो दुनिया में बिजनेस करने के लिए, तो लक्ष्मी माता आजाद हुई। और 1947 में तो आपको पता ही है भारत माता आजाद हुई। सो 1991 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया वर्ल्ड के लिए, तो भारत की अट्रैक्शन यूएसए की तरफ बढ़ गई। किसकी तरफ? यूएसए, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका एक लिबरल इकोनॉमी है, और भारत भी 1991 में क्या बन गया? लिबरल इकोनॉमी बन गया, आजाद अर्थव्यवस्था बन गया। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम और प्राइवेट लोगों का कंट्रोल ज्यादा। तो इसीलिए हमारी नजदीकियां फिर बढ़ गई अमेरिका से, और जब हमारी नजदीकियां अमेरिका से बढ़ी, तो फिर वो गुट निरपेक्ष वो नीति वाले देशों में थोड़ी थोड़ी होना स्टार्ट होगी बातचीत की, यार भारत पहले तो रशिया के पीछे पड़ा रहा, अब भारत हौली हौली अमेरिका के साथ जुड़ना शुरू हो गया। और आपा तो ये इतना बड़ा संगठन बनाया ही इसलिए था कि अपनों ने इनके नेड़े तेड़े नहीं घूमना, आपा गुट निरपेक्ष से दूर रहना है। पर भारत क्या करता? भारत की मजबूरी थी। भारत की क्या मजबूरी थी? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। भारत की मजबूरी यह थी कि सन 1962 ईस्वी के अंदर जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ, सन 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ, यही गुट निरपेक्षता वाले बहुत से देशों ने इसका समर्थन कर दिया। हालांकि क्यों बनाया था हमने संगठन? कि एक दूसरे की प्रभु सत्ता की हम लोग रक्षा करेंगे। और कई देशों ने किसका समर्थन कर दिया? चाइना की। उसी के साथ भारत का दिल टूटा कि यार ये तो काम खराब हो गया। फिर 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ हुआ, 1971 का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ, और हमारे साथ वाले फाउंडर देश, एक का नाम है इजिप्ट, एक का नाम है इजिप्ट और एक का नाम है इंडोनेशिया। आपको मैंने बताया था ना 5 फाउंडर मेंबर्स में ये 2 भी थे। पर ये 2 देखो इन्होंने किसके समर्थन में चले गए? पाकिस्तान के समर्थन में चले गए। जब भारत ने देखा कि गुट निरपेक्षता वाले ऐसे देश जिन्होंने कसम खाई थी साथ साथ जीने मरने की और साथ चलने की, और हमारे जो है मुसीबत के समय में ये लोग तो किसी और का ही समर्थन करे आ रहे हैं, इसीलिए भारत इससे धीरे धीरे दूर होना क्या हुआ? NAM से दूर हुआ। ऐसी बातें गवर्नमेंट ओपनली तो नहीं बोलती, आपा इसका निचोड़ ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भारत जो है धीरे धीरे उससे दूर होना शुरू हुआ। तो भारत एक लिबरल इकोनॉमी बना, तो वो अमेरिका के करीब पहुंचा, और भारत ने इस युद्ध में जो एक्सपीरियंस देखा इसलिए दूर पहुंचा। और इसका ताजा उदाहरण मैं बता देता हूं, ताजा उदाहरण बता देता हूं। जितने भी ये सम्मेलन होते हैं, इन सम्मेलनों में हमेशा हर देश के प्रधानमंत्री को ही जाना होता है, पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों बार इसके सम्मेलन को मिस किया है। पहली बार 1979 के सम्मेलन में हम लोग नहीं गए। मैंने बताया था ना 1970 के बाद हमारा इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो गया इसमें। 1979 के अंदर हम लोग नहीं गए। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2016 में भी नहीं गए, और 2019 वाला जब सम्मेलन आया इसमें भी नहीं गए। इसमें मोदी जी ने भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो थे एम वेंकैया नायडू जी को रिक्वेस्ट की कि सर आप जाओ, मेरा इनमें जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एम वेंकैया नायडू जी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना 2019 में गए ना 2016 में गए, क्योंकि भारत की आज नजदीकियां अमेरिका के साथ भी है और रशिया के साथ भी है। इतना बड़ा परिवार लेके हम लोग बैठे हैं, 140 करोड़ लोगों का, इनका पेट भरने के लिए हमें दुनिया के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसीज को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। आप कभी भी इसको नेगेटिव दृष्टि के साथ मत देखना कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ब्लैक एंड व्हाइट है, बल्कि फॉरेन पॉलिसियां कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। फॉरेन पॉलिसीज को हमेशा ग्रे एंड शेड्स कलर के अंदर देखना चाहिए। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका को लोग कहते हैं कि अमेरिका हैव नो फ्रेंड्स एंड नो एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। हम ऐसे नहीं है, पर कम से कम हम लोग बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है। तो वक्त पड़ने के ऊपर हम लोग अपनी विदेश नीति के अंदर बदलाव भी कर सकते हैं।
ठीक है। सो ये यहां आप लोगों को भारत के स्टेक का भी पता लगा आज कि वहां हमारा स्टेक क्या है। ठीक है, बात समझ लगी आप लोगों को यहां तक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अब एक लास्ट पॉइंट आप इसका और लिख लेते हैं, उसके बाद आप टॉपिक को इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और। सो रेलिवेंस क्या है आज दुनिया के अंदर? ये जो NAM है इसका रेलिवेंस क्या है? ये कोई दुनिया का ना कोई बहुत लंबा चौड़ा पावरफुल संगठन नहीं रहा, मतलब इतना कोई खास खबरों में नहीं है इतना। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए हमें, इतिहास पूरा पता होना चाहिए, तभी फ्यूचर की नीतियां हम लोग ज्यादा अच्छी बना सकते हैं। सो रेलिवेंस ऑफ NAM क्या है? नॉन अलाइड मूवमेंट की आज रेलिवेंस क्या है? पहली तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। जानबूझ के इन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बनाया ताकि कल को इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो जाए। तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, वो इनकी कुछ बॉडीज होती हैं वो डिसाइड करती रहती हैं। तो रेलिवेंस ऑफ नाम क्या है? पहला, आज ये पूरी धरती पर शांति लाने के लिए नो डाउट एक इसका रोल है कि भाई 120 देश हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो शांति तो आएगी धरती के ऊपर। दूसरा इसका रेलिवेंस ये है कि ये टेरिटरियल, मतलब एक दूसरे की जो सीमा है उसकी हिफाजत, उसकी इंटीग्रिटी और उसकी सुरक्षा का काम करती है। तीसरा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो दुनिया के बहुत ही पिछड़े देश हैं, उन पिछड़े देशों को ये प्रोटेक्ट करती है कि उन पे कोई दोबारा कब्जा ना कर ले, उनका सामाजिक विकास होता हो, उनका आर्थिक विकास होता हो। ठीक है ना, एक नए नए पैदा हुए देश होते हैं बेचारे, वो पहले ही गरीब से होते हैं, तो उनके ऊपर कोई और कब्जा ना करके बैठ जाए, इसलिए वो इसके मेंबर बन जाते हैं और मेंबर बनने से वो प्रोटेक्ट होते हैं। फिर आने वाले समय में उनका आर्थिक सामाजिक विकास चलता है, वो मजबूत होते जाते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको सपोर्ट करती है। यूनाइटेड नेशन आखिरकार पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए बना है, तो यूनाइटेड नेशन के एजेंडास को NAM के थ्रू भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उसे प्रमोट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इक्वालिटी का प्रचार करती है, ये बराबरता का प्रचार करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। NAM का काम ही यही था कि पूरी दुनिया में सब बराबर हो, भेदभाव सब खत्म हो, कॉलोनाइजेशन वाला काम खत्म हो, रेसिज्म का काम खत्म हो, और पूरे दुनिया के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी हो, कल्चरल शेयरिंग हो, एक दूसरे के कल्चर को शेयर किया जाए बढ़िया से। ठीक है, और लास्ट सातवां, हम सब एक दूसरे की इकोनॉमिक ग्रोथ करने में मदद करें, और आठवां, दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एक ऐसा विकास हो जो निरंतर चलता रहे। ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जो थोड़ा सा चले और बाद में रुक जाए। सस्टेनेबल विकास, ग्रोथ नहीं करनी हमने, डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट नहीं करनी हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। तो ये जो 8 पॉइंट है ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मैंने इंटरनेट के ऊपर कम से कम आज 15 वेबसाइट्स पढ़ी हैं और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, विकिपीडिया का पेज पढ़ा, यूट्यूब की काफी सारी वीडियोस देखी, और इन सबको देखने के बाद मैंने आज 8-9 पेजों के नोट्स आपके लिए बढ़िया बढ़िया बनाए और आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं 100% परफेक्ट हूं, हो सकता है कुछ चीजें मेरे से भी इसमें रह जाएं, हर टॉपिक में रह जाएं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको टीच कर सकूं। स्टिल अब आप लोग इस एबल बन चुके हो कि इन टॉपिक्स को सेल्फ एक्सप्लोर करो। ठीक, स्टूडेंट्स के फोन आते हैं कि सर आप जो पढ़ाओगे क्या वो सफिशिएंट है, हमें और तो नहीं पढ़ना पड़ेगा? मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़ो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ो, जितना मर्जी इंटरनेट से पढ़ो, खूब सारे नोट्स बनाओ। हमारा धरती पर एक ही जन्म हुआ है, ये मास्टर कैडर की सारी उम्र तैयारी करने के लिए नहीं हुआ। एक ही बारी के अंदर हमने पेपर क्वालिफाई करना है और टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई करना है। साम दाम दंड भेद एक लगा दो, जितनी मैक्सिमम किताबें पढ़ सकते हो पढ़ दो सारी की सारी, और सारे बढ़िया नोट्स बना के पेपर क्वालिफाई करो, बस बात खत्म। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। आप लोगों को हिस्ट्री का लेक्चर बस थोड़ी देर के अंदर मिलेगा, खाना खाने के बाद मैं उसको अपलोड करता हूं, फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके जी, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।